Okay, today in this lecture, we will discuss the resource management by the operating system. So let's first understand what is a resource. So basically, for the resource, we say in terms of operating system, a resource is mainly referred for a hardware or software, file and data, hardware, software, file or data, which will be needed by a running program. And a running program, later we will see in separate chapter how a running program will require certain resources. So to solve a problem, that means for solving a problem when the program is running, so a running program requires the basic resources. And these basic resources, as I told, they are provided by the hardware, software, and data. Data can be the files and other kind of text data or any kind of data. So now this hardware, software, and data includes a variety of resources. So they can be the CPU time, memory space. A running program or a program requires the CPU time for its execution, memory for its loading, unloading, and execution, file storage space, registers are involved, input and output devices are needed while the program are running, may or may not be needed. Secondary storage space when the program is finally saved. ओके, तो हम रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है कि प्राइमरी रिसोर्स मैनेजर की तरह वर्क करता है. और रिसोर्सेज जैसे मैंने बताया कि रिसोर्सेज हमारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा और फाइल्स हो सकते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि एक माध्यम है जो इन रिसोर्स को कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन के लिए यूज करता है. तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या करता है? मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, एलोकेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है. सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, एलोकेट और कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द different users, between the different programs और tasks. तो programs में हमारे applications भी आ जाएंगे. तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को हमारा मैनेज, कंट्रोल और एलोकेट, कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग यूजर्स के लिए और अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए या टास्क के लिए. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है कि बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है और वो सारी सर्विसेज हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर को इंटरफेस करती है. ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क ही है टू इंटरफेस, टू मेक एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर. और रिसोर्सेज के बारे में मैंने बताया ही है. तो कई बार क्या है, रिसोर्सेज जो है वो कन्फ्लिक्ट होते हैं. कन्फ्लिक्ट का मीन्स सपोज करो दो प्रोग्राम रन हो रहे हैं और दोनों प्रोग्राम को सेम डेटा चाहिए या सेम फाइल चाहिए, या सपोज करो दोनों प्रोग्राम को इनपुट चाहिए. तो कोई भी रिसोर्स चाहिए अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए, तो रिक्वेस्ट जो आएगी उस प्रोग्राम से रिसोर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन कन्फ्लिक्टिंग रिसोर्स को कैसे सॉल्व करता है. अब इस लेक्चर में जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमें डिफरेंट चैप्टर्स में सारी चीजें डिस्कस करनी है. तो हो सकता है
कि इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि ये ब्रीफ में मुझे सारा रिसोर्स मैनेजमेंट बताना है। और तुम्हें क्या है, ये पूरे सेमेस्टर में रिसोर्स मैनेजमेंट जो इस लेक्चर में डिस्कस किया जा रहा है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट पूरे थ्रू आउट द सेमेस्टर इन्हीं चीज़ों को अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है। तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम अगर सेम रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो क्या होगा कि वहाँ पर रिसोर्सेज कन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, या रिसोर्सेज के लिए जो रिक्वेस्ट है वो कन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को इन कन्फ्लिक्टिंग रिसोर्सेज के लिए, यानी इन रिक्वेस्ट के लिए जो रिसोर्सेज हमारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनको फेयरली, स्मूथली, रिलायबली, सिक्योरली और एफिशिएंटली मैनेज करना है। मतलब वही चीज़ है कि 4 बच्चे हैं एक फादर के और 2 खिलौने हैं, तो कैसे मैनेज करेगा? उन खिलौनों को एक साथ तो चारों को दे नहीं सकता, इसी तरह मैनेज करेगा। तो फैमिली, पेरेंट्स, सारी चीज़ों में यही है। अगर एग्जाम हो रहा है तुम्हारा और स्टेपलर एक रूम में 2 या 3 है, तो सबको एक साथ तो नहीं मिल सकते। तो वही यहाँ पे रनिंग प्रोग्राम का है कि जो चीज़ें हैं, यानी रिसोर्सेस हैं जो प्रोग्राम को चाहिए, वो लिमिटेड हैं, और प्रोग्राम्स एक से ज़्यादा रन कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में। तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इनको फेयरली, स्मूथली, रिलायबली, सिक्योरली और एफिशिएंटली करना पड़ेगा। तो ये हम देखेंगे कि रिसोर्स मैनेजमेंट में ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं बाद में फोर्थ कमिंग चैप्टर्स में। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एलोकेशन कोड, रिक्वेस्ट एंड रिलीज कोड। तो एक्चुअली अभी क्या है, इस मोमेंट पे ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा, एलोकेशन कोड, रिक्वेस्ट एंड रिलीज कोड। ये क्या होता है, कुछ रिसोर्स हैं जैसे हमारे सीपीयू साइकिल। सीपीयू साइकिल के बारे में भी तुम डिटेल में माइक्रो प्रोसेसर और आर्किटेक्चर में जानोगे कि बेसिकली सीपीयू साइकिल जो रिलेटेड होती है वो सीपीयू की जो गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, 2.3 गीगाहर्ट्ज या 2 गीगाहर्ट्ज, तो उससे रिलेटेड होती है सीपीयू साइकिल। तो जो कुछ रिसोर्सेस हैं सीपीयू साइकिल में, मेमोरी और फाइल स्टोरेज, उनके स्पेशल एलोकेशन कोड होते हैं। और जबकि जैसे और डिवाइसेस हैं, आईओ डिवाइस वगैरह है, तो वो क्या है कि जनरल रिक्वेस्ट एंड रिलीज कोड होते हैं, स्पेशल नहीं होते हैं। अब ये रिक्वेस्ट, रिलीज, एलोकेशन कोड क्या होते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस मोमेंट पे सारी चीजें नहीं डिस्कस की जा सकती। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं एज ए रिसोर्स मैनेजर, जो कि हमें डिटेल में हर एक चैप्टर में पढ़ना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है एज ए प्राइमरी रिसोर्स मैनेजर की तरह वर्क करता है, जो कि बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है प्रॉपरली, coordinates, manage, control, allocate the different resources to different running programs। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब इन रिसोर्सेज को मैनेज करता है जो यहाँ लिखे हुए हैं, और ये सारे पॉइंट्स हमें अलग अलग चैप्टर में पढ़ने हैं। मैनेजमेंट का अलग चैप्टर है, प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग, ये सब अलग अलग चैप्टर में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा रिसोर्स है मेमोरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। प्रोसेसर 2 तरह से हमारे हो सकते हैं, सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। तो इन चैप्टर में प्रोसेस मैनेजमेंट और सीपीयू शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे। पेरिफेरल डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन में फाइल्स एंड डेटा, जो फाइल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। और डिस्क, जैसे हार्ड डिस्क, इसको डिस्क शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे। तो अब प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो प्रोसेस
हम क्या है कि नेक्स्ट जो 1-2 लेक्चर बाद है वो हमारा टॉपिक प्रोसेस ही होगा, और प्रोसेस को हम पूरा लेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस यहाँ पे ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि प्रोसेस एक्चुअली क्या है कि कोई भी प्रोग्राम है उसकी 2 स्टेट होती है। एक तो जो एक्टिव स्टेट है, स्टेट है। पैसिव मतलब बिफोर रनिंग, जैसे हमने प्रोग्राम लिखा, सेव कर दिया, वो डंप मेमोरी पड़ा है, वो हमारा क्या है, पैसिव स्टेटमेंट प्रोग्राम। और दूसरा उसी प्रोग्राम की जब वो प्रोग्राम रन कर रहा होता है बाय द सीपीयू, तो रनिंग टाइम पर जब वो प्रोग्राम रन कर रहा है सीपीयू के थ्रू, तो रनिंग टाइम पे जो उसकी स्टेट होती है वो डायनेमिक होती है या एक्टिव होती है। तो उस प्रोग्राम की उस स्टेट को, रनिंग स्टेट को हम बोलते हैं प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो उसका हमेशा मतलब होगा कि स्टेट ऑफ द रनिंग प्रोग्राम, डायनेमिक स्टेट ऑफ द प्रोग्राम या एक्टिव स्टेट, उससे हमारा पर्पज होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस टर्म हमारा इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम के लिए यूज होता है, मतलब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जितनी देर के लिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा है उतनी देर के लिए हम उस प्रोग्राम को प्रोसेस बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनोलॉजी में, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो जो रनिंग प्रोग्राम है उसके लिए जो नेसेसरी और मैंडेटरी रिसोर्स हैं वो सीपीयू टाइम है, क्योंकि सीपीयू ही रन करता है प्रोग्राम को। और मेमोरी में जहां वो पड़ा होगा प्रोग्राम, मेमोरी, मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, फाइल्स एंड आईओ डिवाइसेस। फाइल्स मींस के व्हाट एवर डिफरेंट फाइल्स, इसको डिस्कस करेंगे हम बाद में कैसे। और आईओ डिवाइसेस, प्रोग्राम रन कर रहा है, जैसे तुम्हारा कोई प्रोग्राम है, सपोज करो स्टैक का है, तो स्टैक में उसमें लिख के आया एंटर द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो प्रोग्राम तो रन कर रहा है लेकिन उस बीच तुम्हें जो वैल्यूज प्रोवाइड करनी है वो इनपुट डिवाइस से करनी है, बीच में वहाँ मॉनिटर में भी डिस्प्ले होगा रनिंग करते टाइम, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रोसेस क्या है कि इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, मतलब बहुत और भी रिसोर्सेज को यूज करता है, बट दीज आर द रिसोर्सेज व्हिच आर नीडेड बाय द रनिंग प्रोग्राम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट से के रिगार्डिंग इन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोसेस मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो प्रोसेस क्रिएशन, उसका डिलीशन, उसका सस्पेंशन और रिज्यूमशन, मतलब प्रोसेस क्रिएट होता है, डिलीट होता है, सस्पेंड होता है। सस्पेंड मींस कि जब उस प्रोसेस को सीपीयू नहीं मिला तो सस्पेंड हो गया, बीच में अटका रहा, वेटिंग स्टेट में है। और रिज्यूमशन मींस कि जब सीपीयू मिला तो फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर प्रोग्राम रन करना स्टार्ट हो गया। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये अलग अलग चैप्टर में, तीनों पॉइंट अलग अलग चैप्टर में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। तो जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो क्या होता है कि मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं एक साथ, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मेन मेमोरी में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम है, इसका मतलब अगर सीपीयू सिंगल है, जैसे कि होता है हमारे सिस्टम में, तो सीपीयू अगर सिंगल है तो बारी बारी से ये सभी प्रोग्राम को सीपीयू मिलेगा, चाहे किसी भी ऑर्डर में मिले। सभी प्रोग्राम सीपीयू को कंप्लीट कर रहे हैं, सीपीयू के लिए वेट कर रहे होते हैं या सीपीयू के साथ रन कर रहे होते हैं, लेकिन एट ए टाइम तो एक ही प्रोग्राम सीपीयू को मिलेगा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना है कि किस प्रोग्राम को सीपीयू किस ऑर्डर में मिले और कितनी देर के लिए मिले। अलग अलग प्रोग्राम को सीपीयू साइकिल या सीपीयू का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बराबर टाइम के लिए, ये भी हो सकता है सीपीयू बराबर टाइम के लिए सबको मिले। तो इन सब चीजों को ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना होता है कि सीपीयू किस ऑर्डर में किस प्रोग्राम को मिले और कितनी देर के लिए मिले, फिर प्रोग्राम सस्पेंड हो गया तो फिर कितनी देर बाद उस प्रोग्राम को सीपीयू मिलना चाहिए, तो कितनी ड्यूरेशन के लिए किस ऑर्डर में हर एक
प्रोग्राम को मेमोरी में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में सीपीयू कितनी देर के लिए मिलेगा, ये सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर आता है, जो कि हम नेक्स्ट मतलब सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। ओके, हाँ अब आगे चलते हैं मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। तो जैसे मैंने बताया कि इन सिस्टम में क्या है कि सिंगल सीपीयू होता है और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जो अभी मैं बता रहा था सीपीयू शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग, तो मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे थे। अगर एक ही प्रोग्राम है मेमोरी में तो वो मोनोटास्किंग है और उसमें सीपीयू शेयरिंग यानी सीपीयू शेड्यूलिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही प्रोग्राम होगा तो सीपीयू एक है, उसको जब चाहे एक प्रोग्राम को मिल जाए। तो मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि सीपीयू एक प्रोग्राम को कुछ देर के लिए मिलेगा, फिर दूसरे प्रोग्राम को मिलेगा, फिर तीसरे को मिलेगा, फिर जितने भी प्रोग्राम है सबको सीपीयू मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि सभी को सीपीयू पहले मिल जाए फिर उसी ऑर्डर में दूसरे को मिले। ये भी हो सकता है पहले प्रोग्राम को रन किया सीपीयू ने, फिर दूसरे को किया, फिर पहले पे आ गया, फिर चौथे पे आ गया। मतलब ये डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड बहुत सारे फैक्टर पर होता है कि सीपीयू किसको नेक्स्ट किस प्रोसेस को मिलेगा कितनी देर के लिए। सिंपल लॉजिक इज दिस। फिर जो प्रोग्राम मेन मेमोरी से कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा वो मेन मेमोरी से हट जाएगा, फिर सीपीयू मिलने के लिए कुछ प्रोग्राम एक कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जाएंगे सीपीयू की जो मिलने की प्रोबेबिलिटी है एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को वो ज़्यादा होती जाएगी। अब मेन मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मेन मेमोरी मैनेजमेंट इन द सेंस कि जब प्रोग्राम हमारे बहुत सारे मेन मेमोरी में हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोग्राम अगर मेमोरी में एलोकेट करना है, फिर अगर प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया है तो उसको मेन मेमोरी से बाहर भी करना है। मेन मेमोरी प्रोग्राम तब रहेगा जब सीपीयू की डिमांड होगी। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया तो उसको प्रोग्राम को डिलीट भी करना है मेमोरी से। तो ये मेमोरी एलोकेशन के अंदर आता है या मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मेमोरी को ट्रैक करेगा कि कौन सा पार्ट मेमोरी में प्रोग्राम के लिए यूज हो रहा है, कौन सा खाली है जिससे नया आने वाला प्रोग्राम किस जगह लोड होगा, कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया जिससे वो मेमोरी से बाहर किया जाए। तो जब मेमोरी, अब ये भी हो सकता है कि मेमोरी खाली नहीं हो और कुछ प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हो मेमोरी में आने के लिए, तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लोड होगा जब मेमोरी अवेलेबल होगी। तो मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ये टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। फिर हम फाइल मैनेजमेंट पे आते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी डिस्कस कर रहे हैं, ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इन सबको डिटेल में हम सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और एक एक चीज को, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग है वो कई लेक्चर में डिस्कस होगी, मेमोरी मैनेजमेंट भी कई लेक्चर में डिस्कस होगी। ओके, तो फाइल बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, या हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। तो फाइल हमारे क्या है, मेनली प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या प्रोग्राम फाइल्स की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम फाइल्स कई टाइप से हो सकती है, जैसे सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड, डेटा। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल मैनेजमेंट के से रिगार्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि फाइल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। फाइल या डायरेक्टरी का क्रिएशन है, डिलीशन है, अपडेशन है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर,
यूनिक्स और डॉस टर्मिनोलॉजी में हम फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो अब इन फाइल्स और डायरेक्टरीज को जो सपोर्ट करने वाले प्राइमिटिव्स हैं, मतलब प्राइमिटिव्स जो नीडेड हैं, प्राइमिटिव से मतलब कि जैसे फाइल या डायरेक्टरी बन गई तो उनका नाम है, आर्चिवल है, रीड ओनली है, साइज है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्राइमिटिव्स फाइल और डायरेक्टरीज रिगार्डिंग उनको सपोर्ट करना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब जो फाइल बनाई है उसको मैप भी करना है सेकेंडरी स्टोरेज में। जैसे फाइल एक्चुअली क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या रिलेटेड रिकॉर्ड्स, तो वो फाइल हम अगर यहाँ से क्लिक करें तो वो सेकेंडरी मेमोरी में मैप हो। हमें तो डेस्कटॉप में दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है, हम वहाँ क्लिक करेंगे तो वही फाइल सेकेंडरी मेमोरी से जाके ही इंटरेक्ट हो या मैप हो, मतलब वो खुले वहाँ से। उसके बाद उन फाइल का बैकअप। तो ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क फाइल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट की। तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो डिस्क मैनेजमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टोरेज मैनेजमेंट के करस्पॉन्डिंग जो टास्क हैं वो ये मेनली 4 काइंड ऑफ टास्क। फ्री स्पेस मैनेजमेंट कि डिस्क में कहाँ कहाँ स्पेस फ्री है, और उसके और भी कई बिंदु हैं, जैसे फ्री है तो स्कैटर्ड है या एक साथ फ्री है, अलग अलग है, कितना किस जगह फ्री है। फिर स्टोरेज एलोकेशन कि जो फाइल्स डायरेक्टरीज हैं उनको स्पेस एलोकेट भी करना है डिस्क पर। तो फाइल्स डायरेक्टरीज को स्पेस एलोकेट करना या डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए डिस्क स्पेस एलोकेट करना। और उसके बाद डिस्क शेड्यूलिंग। डिस्क शेड्यूलिंग मीन्स के इसमें हम देखेंगे जब डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो सीपीयू क्या करता है कि जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स की अलग अलग रिक्वेस्ट हैं। अगर मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा सिस्टम है तो अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग रिक्वेस्ट होंगी रिगार्डिंग डिस्क से कि कौन से सेक्टर से कौन से ट्रैक से डेटा रीड करना है या राइट करना है। डिस्क स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से ये वीडियो लेक्चर मेरा रीड कर लेना, डिस्क हार्ड डिस्क करके एक लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, उसको जरूर पढ़ लेना। तो हार्ड डिस्क में क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और उन कंसेंट्रिक सर्कल्स को हम बोलते हैं ट्रैक। और कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे डिवाइड होते हैं ये रेडियली इनवर्ट्स टू आउटवर्ड्स। अगर हम जैसे कंसेंट्रिक सर्कल की बात करें तो उसमें छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड होता है सेक्टर्स में। तो जब हम डिस्क पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें देखेंगे, अदरवाइज ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कंसर्न जो लेक्चर है हार्ड डिस्क में उसको रीड कर लेंगे। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो डिस्क शेड्यूलिंग है, तो शेड्यूलिंग में क्या है कि जब हमारा जो हेड है वो किसी ट्रैक या सेक्टर पे होगा और अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग रिक्वेस्ट आएंगी रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, तो सीपीयू उसको शेड्यूलिंग को ऐसे मैनेज करेगा कि हेड को कम से कम मूवमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर एक रिक्वेस्ट आई और उसके पास का वाला जो रिक्वेस्ट है, जो टोटल ट्रैक मूवमेंट है, उसको ऐसे मान के चलोगे तो जैसे तुम्हें कई काम करने हैं, तुम हो हेड और कई ट्रैक सेक्टर ऐसे हैं कि तुम्हें माधोगढ़ भी जाना है, फिर कैलोर भी जाना है, फिर सपोज करो बंगरा भी जाना है, फिर कॉलेज भी आना है, 4 5 6 एक्टिविटी करनी है। तो तुम्हारी जो ट्रैवलिंग मिनिमम हो उस हिसाब से तुम मैनेज करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले माधोगढ़ से बंगरा चले जाओगे फिर कॉलेज आओगे। मतलब अगर तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ऑर्डर का मतलब नहीं है तो तुम माधोगढ़ से पहले कॉलेज आओगे, फिर बंगरा जाओगे, फिर उस हिसाब से चीजें मैनेज करोगे। तो यही डिस्क शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग है कि जो रिक्वेस्ट आएगी जिस ट्रैक सेक्टर की, तो डिस्क हेड इस तरह मूव करेगा कि ट्रेवलिंग मिनिमम हो। ओके
तो अब सिस्टम रिसोर्सेज कैसे यूज होते हैं उसको हम इसमें देखेंगे। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है कि लिस्ट या टेबल बना के रखता है कि क्या फ्री है और क्या फ्री नहीं है, मतलब कहाँ पे मेमोरी या डिस्क में स्पेस कहाँ पर फ्री है। अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग टेबल बना के रखेगा और उस हिसाब से डिसाइड करेगा। तो जब फाइल हमारी डिलीट होती जाती है तो जो खाली स्पेस बचता है उनको हम बोलते हैं होल, और डेटा हमारे रैंडमली डिस्क पर स्टोर होंगे और रैंडमली डिलीट होंगे उस सरफेस से। ओके, अब इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो ये सेपरेट चैप्टर में ही पढ़ेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। बाकी इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी है, तो उसका जो लेक्चर नंबर 60, 61, 63 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, उसको पढ़ लेना। आईओ सिस्टम मैनेजमेंट रीड कर लेना तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो रनिंग प्रोग्राम है उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और उस इनपुट आउटपुट में हमारी फाइल भी हो सकती है, आईओ डिवाइस भी हो सकती है। अच्छा, ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो इसकी तुम अटेंडेंस बना के मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे डाल देना, जिससे अगर क्लास में कभी किसी की अटेंडेंस कुछ शॉर्ट या कम होती है तो मैं मैनेज कर सकूँ। ठीक है, तो स्पेसिफिक डिवाइस के लिए एक सेकेंड वेट करो। अलग अलग डिवाइस के लिए क्या है, अलग अलग फंक्शंस यूज होते हैं। जैसे अगर टेप ड्राइव है तो उसके लिए अलग फंक्शन हो सकते हैं हमारे, उस ड्राइव को रिवाइंड करने का या टेप हेड को आगे मूव करने का। जैसे डिस्क है, हार्ड डिस्क है, तो हेड को किसी ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ले जाने की कमांड हो सकती है, या किसी सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करने की कमांड हो सकती है। तो फ्लॉपी है, सीडी है, तो अलग अलग डिवाइस के लिए इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, which is the part of the operating system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। तो इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर प्रोग्राम हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि अपने प्रोग्राम के थ्रू इनपुट आउटपुट को मैनेज करें डायरेक्टली, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम या मॉड्यूल से ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेज होती है। हम तो केवल कमांड देते हैं प्रोग्राम के थ्रू, और ट्रांसलेटर हमारा उस कमांड को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल कोड में, जो हार्ड डिस्क में सेव होती है, और हार्ड डिस्क से वो फिर मेन मेमोरी में आता है, और मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर जाके एग्जीक्यूट होता है। तब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्या टास्क परफॉर्म करेगा वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रूटीन या कोड होते हैं जो ये इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग या इनपुट आउटपुट की डिवाइस की डिटेल्स को रखते हैं। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम में हमारे अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, तो इनको बेटर होगा कि जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे तभी इन मॉड्यूल्स को समझेंगे। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में हमारा क्या क्या होता है कि बफर कैशिंग सिस्टम है, और डिवाइस ड्राइवर होता है, और इसके बाद डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस होता है, और इंटरप्ट्स होती हैं। ठीक है, तो बफर कैशिंग सिस्टम यानी बफर है बेसिकली हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एक मेमोरी रिजर्व एरिया होता है, उसको बोलते हैं बफर। और उसी मेमोरी रिजर्व एरिया में वो डिवाइस अपने डेटा पुट करती है, जो कि सीपीयू या मेमोरी द्वारा रीड किया जाता है। ड्राइवर क्या है कि हर एक डिवाइस के लिए अपना अलग डिवाइस ड्राइवर होता है, और डिवाइस ड्राइवर क्या है कि बेसिकली द ऑपरेटिंग सिस्टम से उस डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए सॉफ्टवेयर है।
किसी भी डिवाइस का ड्राइवर क्या है, उस डिवाइस को हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कराना है। तो कम्युनिकेट कराने के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज द डिवाइस ड्राइवर, उस डिवाइस के लिए। और डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस भी होगा, जब वो डिवाइस कम्युनिकेट करेगी ऑपरेटिंग सिस्टम से तो इंटरफेस विल बी देयर। और इंटरप्ट्स है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंटरप्ट्स के बारे में। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। और किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ।